जिस झारखंड को भारत का कोयला भंडार कहा जाता है, धनबाद, झरिया, बोकारो, रामगढ़ और हजारीबाग जैसे इलाके देश की ऊर्जा व्यवस्था में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। लेकिन सवाल ये है, झारखंड में हर साल कितना कोयला निकलता है, इसकी कीमत कितनी है और इसका फ़ायदा झारखंड को कितना मिलता है। जिस झारखंड की धरती से देश की ऊर्जा निकलती है, उसी झारखंड के लोगों की बिजली, रोजगार और विकास के लिए आज भी संघर्ष करना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा राज्य जिसकी जमीन के नीचे इतना कोयला है कि पूरा देश उससे उद्योग चला रहा है, लेकिन उसी राज्य के कई गांव आज भी रोजगार, सड़क, अस्पताल, प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है। ये राज्य है झारखंड। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत ने लगभग 1047.5 मिलियन टन कोयला पैदा किया। इसमें झारखंड का उत्पादन लगभग 206.18 मिलियन टन रहा, यानी 20 करोड़ लाख टन। सवाल यह है, इस कोयले की कीमत कितनी है, इसका फायदा किसे मिलता है, झारखंड में बिजली बनाकर पूरे राज्य को या पूरे देश को सप्लाई क्यों नहीं की जाती, और सबसे बड़ा सवाल, अवैध खनन और कोयले की चोरी रोकने के लिए कानून होने के बावजूद भी ये कारोबार चलता कैसे है। केंद्र सरकार ने अब जीरो कोल लीकिंग प्लान की बात की है, लेकिन कानून क्या कहता है, कार्रवाई किसकी जिम्मेदारी है और झारखंड की जनता को वास्तव में क्या मिल रहा है। आज इस वीडियो में इन्हीं सवालों के ऊपर पूरा बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर मामला ये है क्या। झारखंड, ये जो झारखंड है ना, संपन्न नहीं है। हम लोग कहीं संपदा दिखता होगा, लेकिन यहाँ के लोग बहुत गरीब है। जोमेटो, स्विगी करके स्टूडेंट पढ़ते हैं। अगर आपको देख के ना कोई स्टूडेंट ना दिल्ली के जंतर मंतर जैसे नहीं दिखेंगे, सब गरीब लगेगा। आपको लगेगा ना कि कोई कुली है क्या, कौन से कहा से स्टूडेंट, तो किसी शकल से नहीं लग रहा है। लेकिन हम लोग अपना 15 घंटा 14 घंटा ले लीजिए, हमारा कोई वैल्यू नहीं। कीड़ा मकोड़ा का भी वैल्यू, हम लोग कीड़ा मकोड़ा भी नहीं, कुछ नहीं समझता हम लोग, कुछ नहीं। हम लोग उससे क्या मांग रहे, रोटी कपड़ा मकान कुछ नहीं मांग रहे, कुछ नहीं। नामाया योजना कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए हम लोग को। हम लोग जो मेहनत किए सिर्फ उसका फल चाहिए। पूरे टाइम इसके दिया, हमारा प्लान भी नहीं, हमारा प्लान भी कौन। नौकरी का हताश होते वो हताश हो जाता है, तो ग्रेजुएशन भी हताश हो जा रहे हैं। आगे की स्थिति और क्या होगा, फिर सुधारिए इस स्थिति को। झारखंड का कोयला कितना महत्वपूर्ण है, सबसे पहले आंकड़ों से शुरुआत करते हैं। भारत ने वित्त वर्ष 2024 और 25 में लगभग 1047.523 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया। झारखंड का उत्पादन इसी अवधि में लगभग 206.8 मिलियन टन रहा है। सीधी भाषा में कहें तो झारखंड ने हर साल करीब 20 करोड़ 60 लाख टन कोयला निकलता है। झारखंड का महत्व सिर्फ मात्रा की वजह से नहीं, यहाँ का कोयला बिजली घरों में, रेलवे, सीमेंट और स्टील उद्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के पास कुल अनुमानित कोयला लगभग 400 अरब टन है, जिसमें से झारखंड का हिस्सा लगभग 93 अरब टन है बताया गया है। यानी झारखंड केवल एक खनन राज्य नहीं है, ये भारत की ऊर्जा और औद्योगिक अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार है। भारत में हर साल कोयले की खपत कितनी है, ये सवाल है। देश में इस कोयले की खपत कितनी होती है। वित्त 2024 और 25 में घरेलू कोयले की चलने वाले बिजली यंत्रों में लगभग 832 मिलियन टन कोयले की खपत हुई है। इन संयंत्रों में लगभग 840 मिलियन टन कोयला प्राप्त हुआ है। इसका अर्थ यह है कि भारत की बिजली व्यवस्था में कोयले की भूमिका अभी भी बहुत बड़ी है। लेकिन एक जरूरी अंतर समझिए, उत्पादन, आपूर्ति और खपत एक ही चीज नहीं होते। कुछ कोयला बिजली घरों में जाता है, कुछ स्टील में और कुछ अन्य उद्योगों में, और कुछ स्टॉक में रहता है, और कुछ अलग अलग परिवहन आपूर्ति चैनलों से भी भेजा जाता है। अब आते हैं सबसे चर्चित सवाल पर, झारखंड में हर साल कितने हजार करोड़ रुपए का कोयला
निकलता है। एक सटीक आंकड़ा निकालने के लिए हर ग्रेड से कोयले की वास्तविक बिक्री कीमत चाहिए, क्योंकि कोयले की कीमत उसकी गुणवत्ता, ग्रेड, ग्राहक, नीलामी और कंपनी के बिक्री मॉडल पर निर्भर करती है। फिर भी एक समझने योग्य अनुमान लगाते हैं। अगर 206.18 मिलियन टन उत्पादन है और औसत मूल्य 2500 रुपये प्रति टन माना जाए तो सकल मूल्य लगभग 551,500 करोड़ रुपए बैठता है। अगर औसतन मूल्य 4,000 रुपये प्रति टन माना जाए तो ये मूल्य लगभग 82,500 करोड़ रुपए हो जाता है। लेकिन ये केवल इलस्ट्रेटिव एस्टीमेट है, आधिकारिक राजस्व आंकड़ा नहीं। वास्तविक रकम कोयले के ग्रेड और बिक्री मूल्य के अनुमान पर निर्भर करता है। ये पूरी रकम झारखंड सरकार के पास नहीं जाती है। इसका खनन कंपनी का खर्च, मजदूरी, मशीनरी, डीजल, रेलवे, सड़क परिवहन और रॉयल्टी, जीएसटी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अन्य शुल्क भी शामिल होते हैं। झारखंड को इसमें से क्या मिलता है? सरकार कोयले की रॉयल्टी दूसरे है। इसके अलावा खनन प्रभावित जिलों में डिस्ट्रिक्ट माइनर फाउंडेशन यानी डीएमएफ बनाया गया है। झारखंड के नियमों में डीएमएफ योगदान पुराने और नए खनन पट्टों के अनुसार रॉयल्टी का 10% से 30% हो सकता है। इस का उद्देश्य होना चाहिए खनन प्रभावित गांवों में अस्पताल, स्कूल और छात्रावास यानी सड़क और पुल, आजीविका और कौशल विकास, प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी सहायता। यहीं से असली सवाल शुरू होता है। अगर जमीन झारखंड की है, कोयला झारखंड का है और प्रदूषण का असर भी झारखंड पर है, कोयला विकास सबसे बड़ा हिस्सा झारखंड के गांव तक क्यों नहीं पहुंचता और क्यों नहीं दिया जाता? क्या कोयला झारखंड में रखकर बिजली बनाई जा सकती है? अब इस विचार पर आते हैं जो पहली नजर में बहुत ही अच्छा लगता है। कोयला बाहर भेजने की बजाय झारखंड में ही बिजली बना दी जाए। तकनीकी रूप से यह संभव है। खदान कोयले को वहीं बिजली में बदला जा सकता है। फिर भी ई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनें और बिजली देश के अलग अलग राज्यों में भेजी जा सकती है। इससे बड़े फायदे हो सकते हैं। लंबी दूरी तक कोयले को ढोने का खर्च घट सकता है। रेलवे पर दबाव कम हो सकता है। झारखंड में रोजगार बढ़ सकता है। बिजली आधारित उद्योग विकसित हो सकते हैं। राज्य में टैक्स और आर्थिक गतिविधियों में लाभ मिल सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा कोयला झारखंड में ही जलाया जाए। पावर प्लांट के लिए पानी चाहिए, जमीन चाहिए और प्रदूषण नियंत्रण मजबूत व्यवस्था चाहिए। रख रखाव, निपटारा, स्थानीय विस्थापन, स्वास्थ्य और पर्यावरण, इन सवालों का समाधान भी साथ में जरूरी है। इसीलिए यही मॉडल यह होगा कि यहाँ आर्थिक और पर्यावरणिक रूप से उचित ही वहाँ आधुनिक, दक्ष और कम प्रदूषण वाली तकनीक से बिजली उत्पादन किया जाए। केवल कोयला यही जलाए कहना पर्याप्त नहीं हो सकता। सवाल यह है किस तकनीक से, किस कीमत पर और किसकी सहमति से यह हो सकता है। कोयला माफिया, अवैध कारोबार कैसे चलता है? अब आते हैं सबसे संवेदनशील हिस्से पर, अवैध खनन और कोयले की चोरी। अवैध खनन का मतलब है बिना वैध खनन अधिकार के खनिज निकालना। केंद्र सरकार के दस्तावेजों के अनुसार बिना अवैध खनिज कंसेशन में खनन को इनलीगल माइनिंग माना जाता है। ये कारोबार कई तरीकों से हो सकता है। बंद या वास्तविक खदान कोयला निकालना, बिना अनुमति जमीन से कोयला उठाना, फर्जी परमिट का कागजात का इस्तेमाल करना, ट्रक में क्षमता से अधिक माल भरना, तेल में हेराफेरी, टोल में हेराफेरी, चोरी रोकना, चोरी कोयले को वैध स्टॉक से निकालना, बिना अनुमति कोयला जमा करना, दूसरी जगह भेजना। लेकिन ध्यान रहे, एक छोटा स्थानीय मजदूर
यह परिवहन करता माफिया नहीं होता। संगठित नेटवर्क, विपत्ति के अवैध संचालक, भ्रष्ट संचार और फर्जी दस्तावेजों की श्रृंखला अलग अलग स्तरों पर जांच का विषय होती है। कानून क्या कहता है? अवैध खनन का मुख्य कानून ढांचा माइन एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 यानी MMDR एक्ट है। सरकारी जानकारी के अनुसार MMDR एक्ट की धारा 23C राज्य सरकारों को अवैध खनन, परिवहन और भंडारण रोकने के लिए नियम के बनाने की शक्ति देता है। धारा 21 के तहत कार्रवाई हो सकती है। अवैध रूप से निकलने वाले या ढोए जाने वाले वाहन, उपकरण और सभी मशीनरी जब्त की जा सकती है। कई जगहों में अवैध खनिज की कीमत, रॉयल्टी और अन्य देय राशि की वसूली भी की जा सकती है। कानून में दंड भी कड़ा किया गया है। सरकारी जवाबों के अनुसार कुछ उल्लंघनों में 5 साल की सजा और प्रति हेक्टर 5 लाख रुपए तक की जुर्माने का प्रावधान हो सकता है। विशेष अदालतों का प्रावधान भी किया गया है, लेकिन कानून होना और कानून का प्रभावी इस्तेमाल होना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। कानूनी प्रक्रिया आमतौर पर कैसे चलती है? अगर किसी इलाके में अवैध खनन या अवैध परिवहन की शिकायत मिलती है तो सामान्य प्रक्रिया इस तरह हो सकती है। पहला चरण, शिकायत या सूचना। यह सूचना पुलिस, जिला प्रशासन, खनन विभाग, कंपनी सुरक्षा या कारीगरों से आ सकती है। दूसरा चरण है निरीक्षण और जब्ती। अधिकारी स्थल की जांच करते हैं, कोयला, मशीन, वाहन, कागज और तौल रिकॉर्ड देखते हैं। तीसरा चरण, केस दर्ज करना। MMDR एक्ट के तहत शिकायत या केस दर्ज हो सकता है। इसके साथ भारतीय दंड कानून चोरी, धोखाधड़ी, जालसाजी या सरकारी राजस्व से जुड़ी अन्य प्रावधान भी लागू हो सकते हैं। ये प्रत्येक मामलों के तथ्यों पर निर्भर करता है। चौथा चरण है नमूना, रिकॉर्ड और फोरेंसिक जांच। कोयले का स्रोत, वजन, परमिट, ई-बिल, स्टॉक रजिस्टर और बैंक लेन देन की जांच की जा सकती है। पांचवा चरण है अभियोजन और या अदालत। अधिकृत अधिकारी अदालत में शिकायत रख सकते हैं। वाहन या सामान की अंतिम जब्ती और सजा अदालत की प्रक्रिया के बाद ही तय होती है। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात, सिर्फ पकड़ लेना दोष सिद्ध होने के बराबर नहीं है। अंतिम जिम्मेदारी अदालत साक्ष्यों के आधार पर तय करती है। अवैध खनन रोकने में राज्य सरकार की प्रमुख भूमिका। संसद में दिए गए सरकारी जवाब के अनुसार MMDR एक्ट की धारा 23C के तहत नियंत्रण और नियम बनाने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों के पास है, लेकिन कोयला कंपनियां, रेलवे, GST विभाग, पुलिस, जिला प्रशासन और केंद्रीय सुरक्षा बल भी अपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने धनबाद के आसपास क्षेत्रों में अवैध खनन और कोयले चोरी की जीरो लीक प्लान की बात कही है। इससे CIF, CCTV, क्लिक रिस्पांस टीम और कोयला परिवहन में ई-बिल की जांच जैसे उपाय शामिल हैं। अब सवाल यह है, क्या ये योजना केवल घोषणा रहेगी या इसकी प्रगति का सार्वजनिक रिकॉर्ड भी जारी होगा? समस्या केवल कोयला चोरी ही नहीं, समस्या यह है कि संसाधन झारखंड से कितना निकलता है और लेकिन स्थानीय लोगों और उसका अनुमानित लाभ कितना मिलता है। समस्या खनन के बाद जमीन का पुनर्वास अधूरा रह जाता है। समस्या स्थानीय युवाओं की स्थायी रोजगार नहीं मिलता। समस्या DMRF और CR पैसा जमीन पर कितना खर्च हुआ उसकी पारदर्शिता भी दिखाई कम देती है। समस्या ये है पर्यावरण नुकसान और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर का वास्तविक हिसाब अक्सर सार्वजनिक बहस में गायब हो जाता है। तो समाधान क्या हो सकता है? समाधान के लिए जांच
समाधान के लिए 5 चीजों पर जरूरी है। पहली, ट्रक जीपीआर ट्रैकिंग, रियल टाइम मूवमेंट रिकॉर्ड। दूसरी, ऑनलाइन प्रॉम्प्टिंग, डिजिटल वेबनिंग और सोर्स टू डेस्टिनेशन ट्रैकिंग। तीसरी, डीएमआर फंड का डिस्ट्रिक्ट वाइज पब्लिक डैशबोर्ड। चौथी, खनन प्रभावित परिवारों का इंडिपेंडेंट सोशल ऑडिट। पांचवी, अवैध नेटवर्क में केवल छोटे वाहन चालक नहीं बल्कि वित्त पोषक और संरक्षण देने वाले तक जांच। इसके अलावा खदान बंद होने के बाद ये योजना पहले से तैयार होनी चाहिए। जमीन की बहाली, जमीन का संरक्षण, स्थानीय रोजगार और वैकल्पिक अर्थव्यवस्था। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल, झारखंड का कोयला देश को बिजली देता है, स्टील बनाता है और उद्योग चलाता है, तो झारखंड को बदले में क्या मिल रहा है? क्या झारखंड केवल कोयला देगा और बदले में प्रदूषण, विस्थापन और टूटी सड़कें? लोग फिर ऐसी व्यवस्था में बनेंगी जिसमें कोयले से सरकार को राजस्व मिले, स्थानीय लोगों को सम्मानजनक रोजगार मिले, खनन प्रभावित जिलों में अस्पताल और स्कूल बने, पर्यावरण की सुरक्षा हो और अवैध कारोबार पर वास्तविक कार्रवाई हो। कोयला झारखंड की जमीन से निकलता है, लेकिन इसका इस्तेमाल पूरे देश के लिए होता है। इसीलिए नीति भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें देश की ऊर्जा सुरक्षा और झारखंड के लोगों का अधिकार दोनों साथ चलें। झारखंड का कोयला देश को रोशन कर सकता है, लेकिन न्यायपूर्ण व्यवस्था के बिना वही कोयला झारखंड के गांवों को अंधेरे में भी छोड़ सकता है। अगर ये विश्लेषण महत्वपूर्ण लगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए, क्या झारखंड में कोयला आधारित बिजली और उद्योग बढ़ाने चाहिए या राज्य को खनन से आगे की व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए।